हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बेहतरीन रूप से घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों के समक्ष हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से। ठीक है, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिले होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिले होंगे। तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को भैया अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे न्यूमेरिकल का सिलेक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल प्रणालिका के ऊपर है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर है और औसत व्यास 30 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। बोला गया प्रणालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एग्जाम में आता है प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों बातें इसी क्लास में आपको हम बता देंगे, लेकिन प्रश्न में पूछा गया प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको हो सकता है आसान लगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। इसमें सबसे पहले जो दिया जाए उसे आप नोट कीजिए। दिया गया है कि प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर है। प्रणालिका की लंबाई हमने लिख लिया 1 मीटर। ओके, आगे दिया गया है कि जो प्रणालिका का औसत व्यास है, व्यास को लिखते हैं डी से, वो आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। जब आप इसको त्रिज्या में लेकर आओगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, आगे दिया गया है कि इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। मतलब कुल जो फेरों की संख्या है 800 फेरों की 5 परतों का मतलब ये है कि 800 गुणे 5 बराबर 4000 फेरे। कुल फेरों की संख्या कितनी है? 8000। हालांकि इस त्रिज्या का कोई मतलब यहाँ पर लेना देना नहीं, क्योंकि जो आपका धारावाहिक प्रणालिका होती है, प्रणालिका के क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो B बराबर μ0 Ni होता है ना, उसमें कहीं पर त्रिज्या है ही नहीं। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, प्रणालिका में प्रवाहित धारा I बराबर आपको दिया गया है 5 एम्पियर। कितना दिया गया भैया? 5 एम्पियर। और प्रश्न में एक आ गया कि प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिखेंगे प्रणालिका के केंद्र पर, क्या भाई? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना भाई? चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है μ0 Ni। सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जहां जो n होता है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। चूंकि यहाँ प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात की गई है, क्योंकि लंबाई आपकी एकांक मतलब 1 है, या इस सूत्र को आप ऐसे भी ले सकते हो μ0 कैपिटल Ni बटे में L। कोई दिक्कत नहीं, L की वैल्यू 1 है, रख दीजिएगा। तो ये B बराबर आपका हो जाएगा μ0 की वैल्यू सबको जानता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कैपिटल N फेरों की संख्या आपकी 4000 है। 4 गुणे 10 की घात 3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 जीरो हैं। I की अगर बात करें, धारा आपकी 5 एम्पियर है और बटे में आ जाएंगे लंबाई है आपकी 1। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। और जब प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाएगी तो आप इसी केंद्र पर आए चुंबकीय क्षेत्र का आधा कर देना, क्योंकि केंद्र पर सबसे ज्यादा होता है। सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10 की घात 3 और 7 ये आपका -4 बचेगा। 4 पंचे ये आपका 20 हो जाएगा। बस भैया सॉल्व कर लेना है। देखिए ये 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 32 हासिल आया 3, 8 1 8 3 11 हासिल आया 1, 8 3 24, 24 1 कितना हो जाएगा? 25। 0.2 अंक आगे लगाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक जीरो भी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? 1 अंक आगे लगाएंगे, क्योंकि एक जीरो भी था। गुणे में 10 की घात कितना हो जाएगा? -4। दशमलव को हम हमेशा 1 अंक के आगे लिखते, मतलब दशमलव की 1 अंक तक वैल्यू लिखी जाती है, तो हम लिखेंगे 2.512। दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा और 2 10 की घात -4 में जुड़ेगा तो -2 ही बचेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भैया टेस्ला होता है। ये आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रणालिका का ये क्वेश्चन, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ आपसे दिशा भी पूछी जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 द्वारा ज्ञात करते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं चलिए देखते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है कि दिया गया संलग्न चित्र में दर्शाए
अनुसार एक लंबे सीधे तार को मोड़कर, नहीं, सीधे तार में को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। उसके बाद बोला गया है कि 8 एम्पीयर की धारा इस लूप से प्रवाहित की जाती है। लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिला होगा। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत गजब लगेगी। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लूप बना दिया मैंने आपके समक्ष, टूटा फूटा लूप है हमारा, बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है। ये आपका केंद्र हो गया C, और इसके जो त्रिज्या की बात हुई है R बराबर, वो आपको 10 सेंटीमीटर कही गई है। इसको आप 0.1 मीटर भी लिख सकते हो। आगे इसमें इस तार में जो धारा बह रही है वो 8 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने एम्पीयर की धारा बह रही है? 8 एम्पीयर की। तो धारा हो गई 8 एम्पीयर। आगे ये दिया गया है, देखिएगा, ये ऐसे बह रही है, ऐसे। अब इसमें यह कहा गया है कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है और दिशा निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लूप के केंद्र पर, कहाँ पर? लूप के केंद्र पर क्या भाई? चुंबकीय क्षेत्र B। आप सभी लोग जानते हो यहाँ पर दो आकृतियां बन रही, एक सीधा जो है लंबाई का चालक तार और एक लूप। तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए, जब सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, देखिएगा भाई, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। हम सबसे पहले सीधे तार के कारण निकालेंगे। सीधे तार के कारण कहाँ पर? C पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो जब सीधे तार के कारण निकालेंगे भैया, देखिए भाई, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर ये कहता है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा में हो और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हथेली के जो परपेंडिकुलर धक्का देने की दिशा होती है वह कहलाती है किसकी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। या अंगुलियों को मोड़ने की दिशा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। तो मैंने अंगूठा धारा की दिशा में रखा, इस सीधे धारावाही चालक तार की बात कर रहे हैं। अंगूठा हमने क्या किया भाई? धारा की दिशा में रखा। अंगुलियां मैंने C की ओर इंगित किया। अंगुलियों को मोड़ने की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो जब हम सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है B बराबर, तार के कारण होता है μ0 I/2πr। यही सूत्र तो होता है। इसको B1 नाम दे देंगे हम भाई। तथा अब एक बन रहा है लूप। लूप के कारण भी निकाल लेंगे। लूप के कारण क्या भाई? चुंबकीय क्षेत्र, इसको B2 नाम दे देंगे। और दोनों के कारण निकाल के दिशा को देखते हुए परिणामी निकाला जाता है। अब लूप के कारण जब निकालेंगे, अंगूठा हम करेंगे, देखिए ऐसे धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे और अंगुलियां हम करेंगे केंद्र की ओर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर ये लाइन, ये अंगुलियां आएंगी तो परपेंडिकुलर जो होगी ये क्या होगी? लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब आपने इसकी इस धारावाही चालक तार के कारण देखा दिशा अंदर की ओर, और इसके कारण लूप के कारण आपने देखा दिशा बाहर की ओर। तो दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह विपरीत है एक दूसरे की, और जब तीव्रता विपरीत होती है तो परिणामी उसके अंतर से मिलता है। हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से घटाया जाता है। तो देखिए, लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है μ0 I/2r होता है ना। अब लिखेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बराबर, हमको दोनों के अंतर से परिणामी प्राप्त करना, क्योंकि दोनों के कारण तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत है। तो आप एक चीज़ बताइए, ये वैल्यू छोटी होगी ना क्योंकि इसका हर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? μ0 I/2r से घटा देंगे μ0 I/2πr। बस अब वैल्यू रख देना है और आपको परिणामी तीव्रता मिल जाएगी भैया। ओके, B बराबर, देखिए इसमें क्या करेंगे आप सभी लोग? μ0 की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, रख दीजिए 4π × 10⁻⁻7 इंटू में I की अगर बात करें तो धारा 8 एम्पियर की है, बटे में 2 × R की अगर बात करें तो यहाँ से भी वही दूरी होगी, वहाँ से भी वही दूरी, R की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। अब ये देखिए कितना हो जाएगा? 8 और दूनी कितना हो जाएगा? 16, 160 गुणे में पाई की वैल्यू 3.14 गुणे में कितना? 10 की घात -7। माइनस इधर वाले को भी भैया सॉल्व कर लो, इधर वाले को सॉल्व करोगे μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, धारा की वैल्यू 8 एम्पियर, और ये हो जाएगा 2π, R की वैल्यू 0.1। 2π से 4π काटोगे 2 बचेगा, पॉइंट हटा लेना, 0 बढ़ जाएगा आपका। ठीक, चलिए परिणामी निकालते हैं भैया। B बराबर, ये आपका आ जाएगा 16 का गुणा कर लो, 16 चौको कितना होता है भैया? 64 होता है। और 16 1 कम 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। 16 3 48 और 2 कितना भाई? 50। अब 0.2 अंक आगे लगा हुआ है और एक 0 है, तो हम 502.4 लिखेंगे, मतलब 0.1 अंक आगे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 भी था आपका। बात समझ में आ रही? अच्छा, जब 0 वहाँ लगाएंगे तो 2 अंक आगे भी हिसाब से लगेगा।
गुणे में कितना 10 की घात -7, माइनस लगाइए इसका, देखिए सॉल्व करके 80 और गुणे 2 160 गुणे 10 की घात भैया -7। अब आपको क्या करना है, दोनों में 10 की घात -7 कॉमन लेना है, 502.4 से 160 घटा देना है, गुणे में 10 की घात -7 दोनों में मिल जाएगा कॉमन। ठीक, अब इसको घटाते हैं तो b बराबर देखिए 502.4 से 160.0 घटाएंगे, देखिए 2 आपका हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3, 342.4 गुणे 10 की घात -7। दशमलव के एक अंक तक आंसर आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा दशमलव के एक अंक 3.424 गुणे 10 की घात -5। जब 2 अंक आगे बढ़ोगे तो ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है b = 3.424 गुणे 10 की घात, 2 अंक आगे बढ़ाओगे तो इसमें 2 जुड़ जाएगा जिससे ये -5 हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ये आपके इस क्वेश्चन का भैया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हम आपके लिए जो भी सिलेक्ट करते हैं तगड़े होते हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए कहता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों को हम बहुत ही बेहतर से बेहतर क्लासें प्रोवाइड करने वाले हैं अभी। ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, जिसमें फिजिक्स फर्स्ट और सेकेंड पेपर के जितने मैंने आपके टॉपिक हैं वो सारे जो है सेव कर दिए हैं। जिसका जो भी छूटा हो कवर कर सकता है, और जो भी टॉपिक अभी रह गया होगा उसकी 1 शॉट वगैरह करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अगला जो क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 30 मीटर लंबे तार से 8 सेंटीमीटर व्यास की एक समतल कुंडली भैया बनाई गई है। बोला जा रहा है कि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। एक कुंडली दी हुई है और वो 30 मीटर लंबे तार से बनाई गई है। लंबाई कितनी है, 30 मीटर लंबे तार से कुंडली बनाई गई। अब उसमें कितने फेरे ये नहीं पता है, और उसका जो डायमीटर है वह 8 सेंटीमीटर है, अर्थात त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर है। ओके, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा हो, I बराबर कितना हो, 6 एम्पियर की धारा हो, तो आपको क्या निकालना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के कहाँ पर भैया, केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। सभी को पता होना चाहिए कि लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0। अगर फेरों की संख्या है तो NB लगाते हैं, और I अपान में कितना भैया 2R। सीधे तार के कारण μ0 Ni/2πr, और कुंडली के कारण μ0 Ni/में 2R। इतना ध्यान रखिएगा। अब फेरों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी ये तो पता नहीं है, तो देखिए एक फेरा होगा 2πr लंबाई का, कितने फेरे होंगे, मान लीजिए n फेरे होंगे। कितने लंबे तार से बनाया जा रहा है, 30। तो ये टोटल जो 30 मीटर लंबा तार है वो इस तरीके से ही तो लिपटा जाएगा, मतलब फेरों में ही तो आएगा। कितने फेरे होंगे नहीं पता, एक फेरे की लंबाई इतनी, तो ये ये सारे फेरों की जो लंबाई होगी वो 30 मीटर के बराबर होगी। तो यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 30 बटे कितना आ जाएगा 2πr। ओके, ये n का मान हो जाएगा, उठा के यहाँ रख दीजिए। μ0 का मान होता है 4π गुणे 10 की घात -7। n की वैल्यू कितनी है 30, और बटे में कितना भैया 2πr, और गुणे में I की वैल्यू कितनी है 6, और गुणे में यहाँ पर बटे में 2r भी है, 2 × r की वैल्यू भी रख देंगे हम जरूरत पड़ने पर। 2π से इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2π दूना 4π, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। b बराबर बचेगा कितना, 6 × 18 आपका बचेगा। कितना बचेगा, 6 × आपका 18 बच गया, और मतलब 180, और गुणे में 10 की घात -7, बटे में आ जाओ r की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 10 की घात -2। r का गुणा करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा, मतलब 4 गुणे 10 की घात -2 -4 स्क्वायर कर दिया मैंने। r गुणे r है, 4 से इसको काटो, 4 चौक 16, 4 पंची 20, 45 हो जाएगा। b बराबर 45/4 गुणे में 10 की घात -4 से -7 जाएगा -3, भाग कर दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 44 हो जाएगा। दशमलव लगाइए, 1 बचा 2, 5 गुणे 10 की घात -3 टेस्ला। बताइए कितना गजब का क्वेश्चन था। फेरों की संख्या में लोग कंफ्यूज होते हैं,
कंफ्यूजन खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो चित्र वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको रब करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चुने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका फिगर मैं आपके समक्ष बना देता हूँ। ये गोला मतलब बना हुआ है और एक ऐसे सीधा धारावाही चलकता आ गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसका केंद्र है, ये दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है और ऐसे धारा प्रवाहित हो रही, धारा की दिशा दी हुई है। ओके, 10 एम्पियर की धारा, आई बराबर 10 एम्पियर की धारा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। एक लंबे तार को इस चित्र के तरीके से मोड़ा गया है और ये बोला जा रहा है कि यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, मतलब आर बराबर अगर आपकी 10 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब 0.1 मीटर हो, तो ये कहा जा रहा है कि तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 10 एम्पियर हो। अच्छा, त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर हो और धारा का मान भी कितना हो, 10 एम्पियर हो। ओके, आगे बोला जा रहा है तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वृत्तीय भाग पर, वृत्तीय भाग के केंद्र पर, वृत्तीय भाग के केंद्र पर क्या निकालना है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, हमको तीव्रता इस पॉइंट पर निकालनी। इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दीजिए, हमने ओ नाम दे दिया। अब इसमें दो चीजें अभी मैंने आपको समझाई, एक तो सीधा तार आप देख पा रहे हो और एक आप देख पा रहे हो लूप। दोनों के कारण तीव्रता निकलेगी और परिणामी डायरेक्शन से हम पहले निकालेंगे। डायरेक्शन विपरीत होगी तो अंतर से, डायरेक्शन सेम होगी तो परिणामी तीव्रता योग से मिलेगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण वृत्तीय भाग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको B1 नाम दे देंगे। अब तार के कारण जो तीव्रता होती है μ0 I/2R। अब देखो धारा अगर ऐसे बह रही है, अंगुलियां हम ऐसे करेंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हथेली के परपेंडिकुलर या अंगुलियों के मोड़ने की जो डायरेक्शन होती है वही होती है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा में और अंगुलियां उस डायरेक्शन में जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अंगुलियां मैंने मोड़ा, तो इस सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बाहर की ओर है। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब इस लूप के कारण निकालेंगे, ध्यान दीजिए, लूप के कारण, लूप के कारण इसको सॉल्व कर लो। μ0 की वैल्यू 4 पाई गुणे 10 की घात -7, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर और 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। 2 से इसको काटो भाई, 2 पाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 3.14 गुणे में ये हो गया 100। 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2, 10 की घात ये -5 बचेगा, 10 की घात 2, 10 की घात -7, 10 की घात -5। इसे सॉल्व करेंगे आप तो 314 गुणे कितना हो जाएगा 628, 6.28 गुणे में 10 की घात -5 टेस्ला। ये सीधे लंबे तार के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आया। अब लूप के कारण निकालेंगे, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसको B2 नाम दे देंगे। वो होता है μ0 I/, में कितना होता है 2 पाई R। होता है कि नहीं होता है बताइए, होता है ना, होता है। अब देखिए μ0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई गुणे 10 की घात -7, आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर है, बटे में आ जाओ 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, 2 दूनी 4, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ये आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 100 का मतलब 10 की घात 2, 10 की घात -7, 10 की घात -5 टेस्ला। अच्छा, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए भाई, ये अंगूठा हो गया धारा की डायरेक्शन में, अंगुलियां हो गया उस डायरेक्शन में जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अंगुलियों को मोड़िए बाहर की ओर, मतलब लूप के कारण भी बाहर की ओर, तार के कारण भी बाहर की ओर। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कैसे प्राप्त होगी, अगर एक ही डायरेक्शन में तो इनके योग से ही प्राप्त होगी। अब जब जोड़ेंगे 6.28 गुणे 10 की घात -5 में 2 गुणे 10 की घात -5 जोड़ेंगे, 6 तो कितना होता है 8, 8.28 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। बढ़िया क्वेश्चन था ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। एग्जाम में ये सारी चीज़ें आती हैं, आ चुकी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, उनका एनालिसिस करने के बाद मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ।
चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के सामने सेलेक्ट किया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। चलिए इसको रैप कर दो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भैया दो चीजें दी गई हैं, इलेक्ट्रॉन एक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, ठीक, उसके पथ की त्रिज्या निकालना है। बी की वैल्यू दी गई है, सबसे पहले टेस्ला मतलब बी चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है आपको 6 × 10⁻⁴ टेस्ला का क्या है चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में वेग दिया गया है v बराबर 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन के पथ की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दिया जाए चाहे ना दिया जाए आपको याद होना चाहिए। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकालिए। ओके, आपने सूत्र पढ़ा है R बराबर mv/qb, मैंने बहुत अच्छे से इसका निगमन भी आपको करा दिया है। तो R निकालना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सभी को पता है 9 × 10⁻⁻31 kg, 9.1 होता है, 9 हमने रख दिया लगभग वैल्यू। v की वैल्यू 3 × 10⁷ बटे में क्यों भी आवेश की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और b की अगर बात करूँ 6 × 10⁻⁴। चलिए भाई R बराबर, एक काम करते हैं पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटिए ये 45 हो जाएगा। 45 × 10⁻31 से 7 घटाओ माइनस का 24 बटे में आ जाओ, ये आपका 16 बचा, गुणे में 10 की पावर -19 4 कितना हो जाएगा -23। ओके, अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसको काटोगे 10⁻⁻1 हो जाएगा, भाग कर दो। 16 दूना 32, 16 48, 2 बार जाएगा, दशमलव लगाइए 8 और 5 13 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ाओ 130 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112, 16 अठे 128 है ना। तो ये 8 बार चला जाएगा, 2 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, 16 एकम 16 मतलब ये आपका 2.81 और गुणे में 10⁻⁻1 है ना। तो ये R बराबर आ जाएगा 10⁻⁻1 का मतलब 0.281 मीटर त्रिज्या आ जाएगी। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और विद्यार्थी कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करते हैं, मैंने इसे क्यों लिया। देखिए आपको दो चीजें दी गई बी और वी, अब पूछा गया R, तो विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि यहाँ पर आवेश और m क्यों नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉन बोला गया है तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg या 9.1 × 10⁻31 kg होता है और ये उसका आवेश होता है। ये रख करके तब हमको इसके पथ की त्रिज्या निकालनी, ठीक है। देखिए चलिए आज हमने क्या किया, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर समझाया। अभी आगे भी क्लास आपको देने वाले हैं, ठीक है। बस ये आपके लिए समझ लीजिए ट्रेलर था, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।